जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनुज। एक बड़ी खबर निकल के आई है कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने एक डिफेंस पैक्ट साथ साथ एक इकोनॉमिक पैक्ट साइन किया है कंट्री के साथ जिसका नाम है मोल्डावो। मोल्डावो बेसिकली पार्ट था सोवियत यूनियन का। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो जो मोल्डावो है उसके जो रिलेशंस है रशिया के साथ, जो कि सबसे बड़ा कंट्री है, जो कि यूएसएसआर से सेपरेट हुआ था, उसके साथ ज़्यादा अच्छे नहीं है। और उसने रिसेंटली एक ट्रीटी साइन की है फ्रांस के साथ, जिसके वजह से जो रशिया है उसके लिए थ्रेट बढ़ जाता है। वो क्या है ये डिफेंस पैक्ट, और क्यों जो मोल्डावो है उसने ऐसा किया कि वो एक डिफेंस पैक्ट साइन करे फ्रांस के साथ? क्या ऐसी मजबूरी रही मोल्डावो की कि उसने फ्रांस के साथ ये पैक्ट साइन किया? और क्या बड़े थ्रेट्स रशिया के लिए निकल के आ सकते हैं? क्या रशिया के लिए एक डायरेक्ट अटैक हो सकता है उसकी टेरिटरी पर? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप यहां पर पढ़ सकते हैं आर्टिकल, फ्रांस एंड मोल्डावो टू साइन डिफेंस डील एज रशिया वॉचेस। रशिया देखता ही रह गया और इन दोनों ने डिफेंस डील साइन कर ली। और नेक्स्ट आर्टिकल है, फ्रांस एंड मोल्डावो टू साइन डिफेंस एंड इकोनॉमिक अकॉर्ड्स ऑन थर्सडे। अगर हम बात करें हुआ क्या है, मोल्डावो एक कंट्री है, यूरोप का ही कंट्री है। जैसे कि मैंने बोला कि ये पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था। इसने फ्रांस के साथ एक डिफेंस और एक इकोनॉमिक अकॉर्ड साइन किया है। अकॉर्ड कहो, टीटी कहो, पैक्ट कहो, साइन किया है। कब किया है? थर्सडे को। ये क्या होता है बेसिकली, जो मोल्डावो की प्रेसिडेंट है मिया सैंडू, वे पेरिस जाती हैं और उसी दौरान इसको साइन किया जाता है। अगर आप देखोगे मोल्डावो को मैप में तो कुछ ऐसा, यहाँ पर ये मोल्डावो का मैप है, सामने इसके ये रोमानिया है और ऊपर इधर यूक्रेन है। ये बेसिकली ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, और अगर इसकी टेरिटरी को भी आप देखोगे तो काफ़ी ऐसी टेरिटरी है इसकी जिसकी लैंड ज़्यादा बड़ी नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ इसकी जो एरिया है वो भी काफ़ी कम है। पर अगर आप प्रिसाइसली देखोगे, ये है यूक्रेन और इधर है रशिया। आज के टाइम पे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में तो सबको ही पता है। पर जैसे ही आसपास के कंट्रीज है ना, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो आसपास के कंट्रीज में एक रेस सी छिड़ गई है। अगर आप देखोगे फिनलैंड को, स्वीडन को रिसेंटली नाटो को ज्वाइन कर लिया है, और यूक्रेन भी सिमिलरली यही करना चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने, पर रशिया ने उस पर अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। और वैसे ही अगर आप मोल्डावा को देखोगे तो मोल्डावा की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना चाहते हैं क्योंकि ये रशिया के काफ़ी पास है और इससे रशिया के रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप आगे बात करोगे तो जो मोल्डावो है उसका डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं है। अगर आप रशिया कंपेयर में देखोगे, अगर रशिया यहाँ है तो मोल्डावो यहाँ है, इतना बड़ा डिफरेंस है। पर तब भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है, टाइज है, वो अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो मोल्डावा वो कंट्री था जिसने यूक्रेन को सपोर्ट किया था। हालांकि पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता था, पर वो कंट्री ऐसा था कि वो सपोर्ट कर रहा था, खड़ा था यूक्रेन के साथ, जिसके वजह से जो दोनों कंट्रीज हैं उनके कंट्रीज के रिलेशन के बीच में टेंशन देखने के लिए मिली थी। अगर आगे बात करें तो जो रशिया है, रशिया का ही एक रीजन है ट्रांसडीनेस्ट्रिया। ट्रांसडीनेस्ट्रिया एक ऐसा रीजन है, अगर आप मैप को देखोगे यहाँ पर तो ये है मोल्डावो का मैप, और ये वाला जो थोड़ा डार्क वाला रीजन है ना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसडीनेस्ट्रिया। ट्रांसडीनेस्ट्रिया एक ऐसा रीजन है जो बेसिकली रशिया के अंदर ही आता है, डायरेक्टली नहीं। वहां पर रशिया के ट्रूप्स और पीस कीपर्स रहते हैं जो बेसिकली उसको मेंटेन करके रखते हैं, और 30 सालों से ज़्यादा रशिया ने वहाँ की ऑटोनॉमी को बचा के रखा है, यानी ट्रांसडीनेस्ट्रिया को बना के रखा है इस रीजन में, जहाँ पर ये तो मोल्डावा में अलग सरकार है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर डायरेक्ट कंट्रोल है रशिया का। इवन यहाँ पर आप देखोगे ना तो यूक्रेन है, यहाँ पर देखोगे रोमानिया, यहाँ पर रशिया कोई लिंक ही नहीं है, पर स्टिल रशिया ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बना के रखा है। और यही नहीं, जो रशिया है ना उसने काफ़ी हेल्प भी की है ट्रांसडीनेस्ट्रिया को, उसकी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में। अगर आप बात करोगे मिलिट्री में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकली भी उसको सपोर्ट किया है, ताकि ये एक अच्छा रोल प्ले कर सके जब इसकी ज़रूरत हो। अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलते हैं मोल्डावो की सरकार के बीच में और इधर, क्योंकि इसमें रशिया का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है ट्रांसनिस्ट्रिया में। और आज के टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो मोल्डावा में डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और सिमिलरली कंडीशन तब डेवलप हो जाएगी जब कोई बड़ी मेजर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस चीज़ से देखने के लिए मिलेगी। अगर आप बात करोगे इमैनुअल की, इमैनुअल मतलब मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है बेसिकली फ्रांस की, वे कहते हैं मोल्डावो से कि हम तुम्हारी जो इंडिपेंडेंस है, सोवरेनिटी है, सिक्योरिटी है रिपब्लिक ऑफ मोल्डावो की, उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे बेसिकली।
ये ऐसा इसलिए कहते हैं जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये अभी हुआ है, अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं, मार्च में ही ऐसा हुआ है, पर इससे पहले भी दोनों कंट्रीज के बीच में इनिशियल अकॉर्ड साइन हुआ था। सितंबर में ये इनिशियल अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों कंट्रीज के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो आपस में ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपस में साथ साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जो मोल्डावो की डिफेंस फोर्सेस है उसको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करेंगे जो फ्रांस के मिलिट्री पर्सनल्स है, ताकि जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो इकोनॉमिक पर्पस पे हो चाहे वो मिलिट्री पर्पस से, उसको मेंटेन किया जा सके। और जो फ्रांस है उसने तो ये भी कह दिया कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में, चाहे वो बात हो तुम्हारी डिफेंस बजट की, चाहे बात हो तुम्हारे वेपन्स की, चाहे वो कुछ भी हो, इवन एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसने हाँ कर दिया। अगर आपने सुना हो मिस्ट्रल के बारे में, तो मिस्ट्रल एक एयर डिफेंस सिस्टम है फ्रांस का। और मिस्ट्रल के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये वन ऑफ द फेमस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर आपको इसके बारे में बताओ कि मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड भी है जो फ्रांस में चलती है, ठीक है। अगर आप मोल्डावो की बात करो, जैसे मैंने बताया, इसकी इकोनॉमी भी ज़्यादा बड़ी नहीं, अगर आप इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी इतना अच्छा नहीं है, पर स्टिल इसने थेल्स मेट GM200 रडार, एक रडार है, इसको परचेस किया है ताकि जो सर्विलियंस है टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द टारगेट्स। अगर आपको किसी चीज़ को सेव करना है तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है, उस पर सर्विलियंस रखना, नज़र रखना कि कोई एनिमी वहाँ पर है तो नहीं। अगर कोई शिकारी है तो शिकारी से बचकर रहना होगा। वैसे ही जो मोल्डावो है उसने एक थेल्स मेड GM200 रडार लिया है। इसमें क्या होगा कि जो सर्विलेंस होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अगर टारगेट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको भी ये इजिली डिटेक्ट कर पाएंगे, और इसके वजह से उनके जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है वो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि जो फ्रांस है उसने ये भी कहा है कि जो मोल्डावो का एयर डिफेंस होगा उसको वो ऑडिट भी करेंगे, समझ रहे हो आप, जिसकी वजह से जो मोल्डावो है उसका जो एयर स्पेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगर रशियन एयरक्राफ्ट पास होते हैं तो उससे उसको बचा जा सकता है। और साथ ही साथ जो सपोर्ट बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को इस टाइम पर, उससे काफ़ी बड़ा चेंज तो आपने देखा होगा। वरना यूक्रेन, हम कह सकते हैं कि उसके जो सोल्जर्स हैं काफ़ी डिटरमाइंड है, लड़ रहे हैं अपने, पर अगर बेस्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो उनसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपने सुना हो, अल जजीरा का एक आर्टिकल था, फ्रांस मैक्रोन डज नॉट रूल आउट यूरोपियन सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके तहत ये कह रहे थे कि अपनी क्रूज मिसाइल्स को, अपने सोल्जर्स को, अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में खड़ा करेंगे। ऐसी जब न्यूज़ फैली तो रशिया ने वार्निंग दी, अगर फ्रांस ऐसे ही करता रहा तो रशिया जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, जिससे काफ़ी बड़ी सनसनी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जब हम सुनते हैं तो न्यूक्लियर वेपन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, वो पावर है जिससे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इवन इन 1 मिनट। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।